नमस्कार साथियों। आज की कहानी का शीर्षक है अनजान बुजुर्ग। जब मैं अपने विद्यालय 1 बजे ख़त्म होने के बाद सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरे साथी शिक्षक तन्विक का फ़ोन आया था, जिसने मुझे जोधपुरी कचौड़ी वाले के सामने गुरु ई मित्र के पास रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था, नवनीत तुम रुकना, साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस ई मित्र के पास पार्किंग के लिए कुछ लोहे के एंगल लगाए हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया। मैं तन्विक का इंतजार करने लगा। एक 70-72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों में मोटे चश्मे, कांच वाले मैली धोती और कुर्ता पहने हुए मेरे पास आया, क्योंकि मैं लोहे के एंगल पर 3-4 फुट ऊंचाई पर बैठा था। उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक कचौड़ी खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बुजुर्ग की तरफ देखा तो वह मुझे रोजाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगने वाले होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपये निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल जी, आपको भूख लगी है तो यह लीजिए कुछ पैसे और जो इच्छा चाहे वो खा लीजिएगा। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक कचौड़ी लाकर दे दो, उतना ही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर मैं कचौड़ी की दुकान पर गया और एक कचौड़ी खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दे दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर कचौड़ी खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो बेटा, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास। कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले खाते हुए अच्छा लगेगा। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह बातें की। मैं नया सुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ झुंझुनू में मेरा तुम्हारी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली है। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता हूँ, यहीं झुंझुनू में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फ़ोन आया था, कह रहा था कि अमेरिका में नौकरी मिली है उसे, बीवी को लेकर जा रहा हूँ अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ झुंझुनू में था तो 6 महीने में एक बार आता था। हम बूढ़ी को मिलने के लिए, अब इतने दूर परदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आओ। बोला तो हम समय नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर आए हैं और परसों फ्लाइट में बैठकर उसे जाना है कह रहा था। अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ पर देते हुए
कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, रिको साइड में है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था मुझे। लगता है ये फ़ोन भी खराब हो गया है, फ़ोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ झुंझुनू। कहते हुए बुजुर्ग के मोबाइल मुझे देखने के लिए दे दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी थी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखा, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं लगाया फ़ोन बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फ़ोन, कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने ये कहा। मैंने रिसीव्ड कॉल में जाकर आखिरी आए नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी, उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उनके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं है। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाओ और आंटी भी आपका इंतज़ार कर रही होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आईं। आंसू भरी आंख से वह मेरी तरफ देखने लगी। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में यह डिब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डिब्बे में? बाबा बोले, मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद हैं, उसकी माँ ने बनाकर भेजे हैं, उसके लिए खुद बनाकर। बुजुर्ग ने कहा, किसी खंजर से मेरे दिल को चीर कर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। अरे भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सोया नहीं। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था, एक कचौड़ी की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उन मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार। अगले दिन उसी जगह जाकर देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सांसें छोड़ चुका था। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचाए और उनका बेटा बनकर अंतिम संस्कार किया। सभी रस्में पूरी करने में आंटी जी को लेकर अपने घर आया। आज हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन मन से एक टीस आज भी है कि काश उस दिन बुजुर्ग व्यक्ति को भी
अपने साथ लेकर आ जाता तो कितना अच्छा होता। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस उनको अपनाने की देरी है। कोई भी बेटा बेटी अपने माता पिता के साथ ऐसा अन्याय कभी ना करे। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुसीबत से, बड़ी तमाम समस्याओं को झेलते हुए अपनी औलाद को पालते हैं और औलाद थोड़े से ही लालच में, थोड़े से ही किसी के प्यार में बहक जाते हैं और माँ बाप को तिरस्कार करते हुए उन्हें नकार देते हैं और मनमाने तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, जिनकी आस में बुजुर्ग अपना सारा जीवन परेशानियों से गुजार देते हैं। ऐसे औलाद से हमारा आग्रह है, अपने माँ बाप को नकारें नहीं, उनकी सेवा करें, उनको किसी प्रकार का दुख न दें, उनका आशीर्वाद लें। आपको ये हमें कहानी मिली है और मैंने आप लोगों तक ये कहानी पहुंचाई है और आज के युवाओं को और युवतियों को संदेश दिया गया है कि आप अपने माँ बाप को कभी दुखी ना करें, उनका आशीर्वाद लें, आपका सुखमय जीवन बीतेगा। आपके बच्चे भी आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। जैसा आप अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हो, वैसा ही आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार करेंगे। आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपने ये कहानी मन से सुनी है, आप इस कहानी को जरूर शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं चंद्रपाल साक, पत्रकार, हिंदुस्तान मैनपुरी। हमारे दोस्त ने ये कहानी मेरे पास भेजी थी, हमने आप तक ये कहानी पहुंचाई है। आइए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सबके।